मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आदर्श शब्दाक्षर के इस पटल पर जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। मैं आज इस पटल पर शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि प्रताप सिंह जी के निर्देश पर अपनी कविताएं लेकर हाजिर हुआ हूं। श्री रवि प्रताप सिंह जी ने शब्दाक्षर को पूरे भारत में फैलाया और विभिन्न जगह पर, विभिन्न प्रदेशों में इसकी शाखाएं स्थापित की। इस समय जब कोरोना का काल चल रहा है, एक साहित्य ही है जो हमें निराशा से बचाए हुए है। और ये साहित्य ही है जो न केवल हमें जीवंत रखे हुए है, बल्कि हम अपने परिवेश को भी इस साहित्य के माध्यम से जीवंत बनाए हुए हैं, लोगों को निराशा से उबारने में सहयोग कर रहे हैं और अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों को अपने से जोड़े हुए हैं। मैं आभारी हूं कलकत्ता से अल्पना सिंह जी का, जिन्होंने यह सारा कार्यक्रम आयोजित करने में अपना अमूल्य सहयोग दिया और उनके ही यत्नों का परिणाम है कि यह कार्यक्रम आपके सम्मुख आ रहा है। मैं कहाँ जम्मू कश्मीर में उधमपुर से बैठा आप सबको अपनी कविताएं सुनाने जा रहा हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी का और इस शब्दाक्षर संस्था का और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि प्रताप सिंह जी का परिश्रम है, लगन है, जो हमें एक दूसरे से जोड़े हुए है। साहित्य हमें दिल से दिल तक ले जाता है, दिल से दिल तक जोड़ता है और इसी के कारण हम आत्मीयता के बंधन में बंध जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं, संवेदित होते हैं। क्रूर राजनीति से परेशान होकर हम साहित्य में इसका हल तलाश करते हैं और अपनी रचनाओं से ये लगातार यत्न करते हैं कि मनुष्य कठोर होकर पत्थर न बन जाए, बल्कि वो कविता, कहानी, लेखों के माध्यम से अपनी संवेदना को जीवित करते रहे और इतना जीवित करे कि उसे सही और गलत में तमीज़ करनी बराबर आती रहे। हम इन चुनावों में सही व्यक्ति को चुन पाएं और जो हमारा प्रतिनिधित्व करने का दावा कर, उन सही लोगों को हम आगे भेज पाएं। हालांकि मैं जानता हूं कि चुनावों में सही व्यक्ति को चुनना भी कठिन है, क्योंकि हमारे मनोवांछित व्यक्ति उनमें मिलते भी नहीं हैं। तो ऐसी हालत में मैं अपनी रचनाओं को
आरंभ करने जा रहा हूँ पाठ, और आशा है कि आप सबका प्यार मुझे मिलेगा, आप सब मुझसे जुड़ेंगे और यह रचनाएं कैसी लगीं इनसे भी मैं अवगत होता रहूँगा। तो आज्ञा दीजिए, मैं सबसे पहले अपनी पहली कविता लेकर हाजिर हूँ। अल्पना सिंह जी नमस्कार, ऋषि सिन्हा जी नमस्कार, रवि प्रताप सिंह जी नमस्कार। मेरी पहली रचना है कविता और ईश्वर। ये देखिए, मैं कविता को क्या समझता हूँ, मेरे लिए कविता कितनी पावन है। कविता मैं पास के लिए नहीं पढ़ता, कविता मैं टाइम पास के लिए नहीं पढ़ता, कविता मैं चलते फिरते भी नहीं पढ़ता, कविता मैं चलते फिरते भी नहीं पढ़ता, कविता मैं चिंतित बेचैन मन से भी नहीं पढ़ता, कविता मैं चिढ़ खीज या गुस्से में भी नहीं पढ़ता। जब मैं शांत प्रसन्नचित्त अपने पूरे एकांत में होता हूं, अपने ही पास, तब पढ़ता हूं कविता, समझता हूं कविता। जाने अनजाने बन गई है मेरी उपासना, जाने अनजाने बन गई है मेरी उपासना, कविता और ईश्वर ऐसे ही नहीं पाए जाते। कविता और ईश्वर ऐसे ही नहीं पाए जाते, समोना पड़ता है भीतर भीतर। कविता और ईश्वर ऐसे नहीं पाए जाते, समोना पड़ता है भीतर भीतर। दोस्त, इतना आसान नहीं है लिखना कविता। दोस्त, इतना आसान नहीं है लिखना कविता और पढ़ना भी। दोस्त, इतना आसान नहीं है लिखना कविता और पढ़ना भी। धन्यवाद। अब मैं आपको कुछ पहले की कविताओं की तरफ ले चलता हूं। मेरी ये कविता है, कहीं कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। मैं सबके आपके नाम आते जा रहे हैं, मैं पढ़ता जा रहा हूं। सत्येंद्र सिंह जी, आभार आपका। ऋषि सिन्हा जी नमस्कार, आपका भी आभार, आप बराबर नजर बनाए हुए हैं। कविता है, कहीं कुछ नहीं होता। गमई बुढ़िया ने कहा, एक्सरे का फोटो उतरवा ले भैया, पेट में गैस का रोग है। मेरा चिकित्सा बोध, मेरा चिकित्सक बोध झेलता है अनकहा सिर दर्द, जब सुनता हूं कल के बेरोजगार भविष्य को लगातार पीते हुए टोपियों के लच्छेदार भाषण। मेरा चिकित्सा बोध झेलता है लगातार टोपियों के लच्छेदार भाषण और बेरोजगारों मिटाने के लिए प्रस्तावित बुढ़ियाओं के से सहज गमई फार्मूले। कोई भी फार्मूला सरजू काका के पीएचडी शुदा बबुआ को नौकरी नहीं दे पाता। कोई भी फार्मूला सरजू काका के पीएचडी शुदा बबुआ को नौकरी नहीं दे पाता।
जबकि बबुआ बेचारा रोजगार दफ्तर के अहाते में पड़ी कुतिया तक की हर आदत पहचानने लगा है। कोई भी फार्मूला सरजू काका के पीएचडी शुदा बबुआ को नौकरी नहीं दे पाता, जबकि बबुआ बेचारा रोजगार दफ्तर के अहाते में पड़ी कुतिया तक की हर आदत पहचानने लगा है, जो सिर्फ कुंकियाती रहती है, भोंकती कभी नहीं। जो सिर्फ कुंकियाती रहती है, भोंकती कभी नहीं। दफ्तरी कूड़े में मुंह मारते मारते कभी कुछ पा जाती है, कभी नहीं। बबुआ उसमें और खुद में फर्क तलाश करता, रोज मुंह लटकाए घर लौट आता है। बबुआ उसमें और खुद में फर्क तलाश करता, रोज मुंह लटकाए घर लौट आता है और कहीं कुछ नहीं होता। बात यह है मेरे दोस्त, बात यह है मेरे दोस्त कि सहना भी एक गुण है, और इस मामले में हम सभी बहुत गुणी हैं। बात यह है मेरे दोस्त कि सहना भी एक गुण है, और इस मामले में हम सभी बहुत गुणी हैं। महावीर सिंह जी नमस्कार। ये दूसरी कविता है पुरानी पीढ़ी से। ये संघर्ष हमेशा जनरेशन गैप जिसे कहते हैं, ये चलता आया है, और इसमें होता ये है कि युवाओं की अपनी आशा होती है, अपनी समस्याएं होती हैं, और जो बुजुर्गों की स्वाभाविक आदत है कि वो अपने अनुभव बताते हैं, साझा करते हैं, और ये चाहते हैं कि ये नई पीढ़ी हमारे अनुभवों से कुछ सीखे। लेकिन वक्त बदल चुका होता है, वो अपनी जगह सच्चे हैं और युवा अपनी जगह सच्चे, क्योंकि नए युग की नई समस्याएं हैं और उनके नए ही समाधान हमें ढूंढने होते हैं। सविता सिंह जी नमस्कार। तो अब ये दूसरी कविता सुनिए पुरानी पीढ़ी से। हमारे पांव ढूंढ लेंगे खुद अपना रास्ता, हमारे पांव ढूंढ लेंगे खुद अपना रास्ता, हमारे पांव ढूंढ लेंगे खुद अपना रास्ता। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, हर पीढ़ी आने वाले को अबोध अनजान समझती है। गलती तुम्हारी नहीं, हर पीढ़ी आने वाले को अबोध अनजान समझती है। चाहती है बतलाना हर कदम का निश्चित वजन, चाहती है बतलाना हर कदम का निश्चित वजन, जो जिंदगी की राहों पर रखने हैं। चाहती है बतलाना हर कदम का वजन, जो जिंदगी की राहों पर रखने हैं। नहीं समझते उन रास्तों की जमीन अब बदल गई है। नहीं समझते उन रास्तों की जमीन अब बदल गई है। उन पर चलने के हमारे अपने कुछ मौलिक अंदाज होंगे। यह जरूरी नहीं कि हम भी उन्हीं मोड़ों पर घूम आएं जहां से उन्हें डर था और वह बचकर निकल आए थे। यह जरूरी नहीं कि हम भी उन्हीं मोड़ों पर घूम आएं जहां से उन्हें डर था और वह बचकर निकल आए थे। हमारी राय में जरूरत है उन्हीं मोड़ों पर ठहरने की, यह जानने की कि आखिर वहां इतनी फिसलन क्यों है, या वहां से आगे का रास्ता बंद क्यों है, या वहां कांटे बिछे हैं
तो यह किसकी बदतमीजी है? रास्ता साफ और पक्का रखने के लिए हम कारण खोजना चाहते हैं। माफ करना बुजुर्गवार, रास्ता खोजने के लिए हम कारण खोजना चाहते हैं। माफ करना बुजुर्गवार, हम नहीं जी सकते उधार ली हुई सोच से। हम नहीं जी सकते उधार ली हुई सोच से, जो बचाव के रास्ते पर सांस लेकर सफल कहलाती है। जो बचाव के रास्ते पर सांस लेकर सफल कहलाती है। हमें नहीं चाहिए वह रहस्य जो हमें इस चक्रव्यूह से बाहर कर देगा। हमें नहीं चाहिए वो रहस्य जो हमें इस चक्रव्यूह से बाहर कर देगा। हमें अभी हर योद्धा का हाल पूछना है। हमें अभी हर योद्धा का हाल पूछना है। अभिमन्यु अब इतना नादान नहीं है। उसे अपनी विषम परिस्थितियों से बचना नहीं, जूझना है। अभिमन्यु अब इतना नादान नहीं है। उसे अपनी विषम परिस्थितियों से बचना नहीं, जूझना है। लखन अंजान साहब नमस्कार। आप लोगों के लगातार मुझे संदेश मिल रहे हैं और मैं इससे बड़ा उत्साहित हूं। आप लोगों के साथ जुड़ा महसूस कर रहा हूं और ये महसूस कर रहा हूं कि मेरी कविता और उसके भाव आप तक सीधा पहुंच रहे हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी नमस्कार। दीप शिखा जी नमस्कार। सविता सिंह जी नमस्कार। बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है इस पटल पर। और मैं बार बार कह रहा हूं कि शब्दाक्षर एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारत में जिन प्रांतों में उनकी शाखाएं नहीं थी, उनमें भी यह अपनी शाखाएं खोलता जा रहा है। और इस तरह से यह जो सिलसिला है ये जारी है लगातार, और हम इससे जुड़ते जा रहे हैं। अब मैं अपनी अगली रचना की ओर आता हूं। हम अपरिचित। कविता है हम अपरिचित। सुनिएगा। हम अपरिचित ही रहे आसपास से अपने आप से। हम अपरिचित ही रहे आसपास से अपने आप से। नपुंसक नारों में आस्थाएं बह गईं। नपुंसक नारों में आस्थाएं बह गईं। नजरें हटी भूखे भविष्य से। सामने बस कुर्सियां ही रह गईं। खद्दरी मन भरे नहीं खून की प्यास से। हम अपरिचित ही रहे आसपास से अपने आप से। बदल लिए मूल्य सच्चाई ईमानदारी ने। बदल लिए मूल्य सच्चाई ईमानदारी ने। बगुले से बना लिए भेष हर पौधे ने क्यारी ने। बदल लिए मूल्य सच्चाई ईमानदारी ने। बगुले से बना लिए भेष हर पौधे ने क्यारी ने। फूलों की आशा में हाय रोपे थे बीज कितनी आस से। फूलों की आशा में हाय रोपे थे बीज कितनी आस से अपने आप से। जाने कहां थे हम जब सब कुछ हो गया। जाने कहां थे हम जब सब कुछ हो गया। उड़ते मन ने जाने क्या देखा। पंख समेटे और चुप हो गया। जाने कहां थे हम जब सब कुछ हो गया। उड़ते मन ने जाने क्या देखा। पंख समेटे और चुप हो गया। रहा टुकुर टुकुर देखता
चहूँ और अविश्वास से हम अपरिचित ही रहे आसपास से, अपने आप से। यही वर्तमान स्थिति है हमारे सामने, जो हम निरंतर देख रहे हैं कि ये राजनीति का छलावा हमें हर बार छलता है और हम मात्र मूक दर्शक बन के रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। रोज नए नारों के साथ नई पार्टियां आती हैं, नए दल आते हैं, सब कल्याण की बात करते हैं, लेकिन यह देश एक मंडी बन गया है और इसमें हर व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे बिकाऊ हो गया है। ऐसा नहीं है कि सब बिकाऊ हैं या सभी भ्रष्ट हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मन बड़ा निराश सा हो जाता है। फिर कहीं कोई व्यक्ति ऐसा आता है जहां हम आश्वस्त होने लगते हैं कि नहीं, यह देश के लिए, समाज के लिए कुछ करेगा, यह पुराने सड़ी गली व्यवस्था में परिवर्तन लाएगा, यह पुराने कानूनों को बदलेगा जो अंग्रेज़ों के समय से हमारे दमन के लिए बनाए गए थे। तो ये आशा और निराशा में झूलता व्यक्ति बार बार फिर आस लगाता है, क्योंकि आस के अलावा हमारे पास है ही क्या। ये सच है कि झूठी आस के सहारे हमने नहीं बैठना है, लेकिन हमें निरंतर एक संवेदित मन रखना है और जो जितना भी कुछ सच्चा है, जितना भी ईमानदारी है, उसका समर्थन हमें तहे दिल से करना होगा। किसी भी पार्टी में अंधभक्ति जरूरी नहीं है, उन्नति का लक्षण नहीं है। और मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति, कोई भी साहित्यकार किसी एक पार्टी की टोपी पहनकर नहीं बैठ सकता, किसी एक दल का पूरा होकर नहीं रह सकता। ये लगातार विश्लेषण करना पड़ता है अपने भीतर कि कौन देश के लिए हितकारी है, किसकी कौन सी बात देश के लिए हितकारी है, क्योंकि हमारा राष्ट्र ही सर्वोपरि है। तो मैं ऐसा मानता हूँ। नाम नहीं मैं पढ़ पा रहा हूँ। नहीं, अभी लाया था। क्यों? हाँ, अब ठीक है। अब एक कविता है, मजदूर। मैं तुम्हारी दृष्टि के उस कोण को खूब अच्छी तरह पहचानता हूं। मैं तुम्हारी दृष्टि के उस कोण को खूब अच्छी तरह पहचानता हूं, जिसमें मैं मात्र एक मैला कुचैला चीथड़ा रह जाता हूं। मैं तुम्हारी दृष्टि के उस कोण को अच्छी तरह पहचानता हूं, जिनमें मैं मात्र एक मैला कुचैला चीथड़ा रह जाता हूं, जो तुम्हारी फैक्ट्री की दीवार के सहारे पड़े छप्पर के नीचे जीता है, गंदगी फैलाता है, कारों के शीशों को असह्य नजर आता है। मुझे पता है तुम किसी भी रात इस छप्पर में आग लगवा सकते हो। मुझे पता है तुम किसी भी रात इस छप्पर में आग लगवा सकते हो, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा। मुझे पता है तुम किसी भी रात इस छप्पर में आग लगवा सकते हो, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। पर याद रखो, मेरे भीतर का इंसान बड़ा जागरूक है। पर याद रखो, मेरे भीतर का इंसान बड़ा जागरूक है। उसके सीने के कोने कोने में एक जिम्बाब्वे जिंदा है। उसके सीने के कोने कोने में एक जिम्बाब्वे जिंदा है। उसके शरीर की हर कोशिका एक सशस्त्र सैनिक है, जो जीवन के अंतिम क्षण तक तुम्हारे प्रतिरोध को तत्पर है। मैं जानता हूं धनुष, मैं जानता हूं, वो चार्ज कम है ना उसमें। मैं जानता हूं धनुष और तीरों के जमाने लद गए।
जिनसे घृणा उगलती तुम्हारी आंखों को मैं निशाना बना सकता था। मैं जानता हूं धनुष और तीरों के जमाने लद गए, घृणा उगलती तुम्हारी आंखों को मैं निशाना बना सकता था, पर मैं यह भी जानता हूं कि नोक का पैनापन अभी भी जिंदा है। मैं यह भी जानता हूं कि नोक का पैनापन अभी भी जिंदा है, वह कभी नहीं मरता। वह नादान कोई और लोग होंगे जो मुझसे सिद्धांत, नैतिकता, आदर्श और आध्यात्मवाद का प्रवचन सुनते हों। वह कोई और लोग होंगे जो तुमसे सिद्धांत, नैतिकता, आदर्श और आध्यात्मवाद का प्रवचन सुनते हों। मेरे कान तुम्हें देखते भी हैं, तुम्हारी दो मुही बातों को सुनते भी हैं। मेरे कान तुम्हें देखते भी हैं, तुम्हारी दो मुही बातों को सुनते भी हैं। यह मेरा नहीं, शायद मेरी पीढ़ी का दोष है। यह मेरा नहीं, शायद मेरी पीढ़ी का दोष है। उपदेश हमारे कानों में मवाद डाल चुके हैं। उपदेश हमारे कानों में मवाद डाल चुके हैं। हमारे गुस्से में तिल मिलाते हाथ हर मुखौटे को नोच देने के लिए बेचैन हैं। हमारे गुस्से में तिल मिलाते हाथ हर मुखौटा नोच देने के लिए बेचैन हैं, और मेरी जलती हुई निगाहों के सामने तुम्हारा सौम्यता से मुस्कुराता चेहरा घूम जाता है। और मेरी जलती निगाहों के सामने सौम्यता से मुस्कुराता तुम्हारा चेहरा घूम जाता है। शुक्रिया बंधु, आपके नाम बराबर में पढ़ता जा रहा हूं। अल्पना सिंह जी नमस्कार। फिर आप मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं। कुछ जो इसमें गड़बड़ी हुई तो मुझे थोड़ा सा बार बार हिलाना पड़ रहा है, नाम पढ़ने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। संतोष कुमार जी नमस्कार। आनंद ददीज जी नमस्कार। लखन अंजान जी नमस्कार। ऋषि सिन्हा जी नमस्कार। केवल कृष्ण जी, केवल कोठारी जी नमस्कार। आनंद ददीची जी नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग जुड़े हुए हैं और मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी कविताओं को आपके सामने एक के बाद एक प्रस्तुत करता जा रहा हूं। अपनी बात जब गंभीरता से पूरी आत्मा के साथ श्रोताओं तक पहुंचे, आप जैसे विद्वानों तक पहुंचे, तो लिखना सार्थक हो जाता है। तो सुनिए, निगाहों का तराजू। कविता है निगाहों का तराजू। नहीं, मेरी तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती। नहीं, मेरी तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं जानता हूं, खूब पहचानता हूं, तुम्हारी निगाहों में छिपे तुम्हारी अपनी ऊंचाई और मेरा बौनापन। मैं जानता हूं, खूब पहचानता हूं, तुम्हारी निगाहों में छिपी तुम्हारी अपनी ऊंचाई और मेरा बौनापन। आज जो तुम मेरी ओर झुक रहे हो, आज जो तुम मेरी ओर झुक रहे हो, चाहते हो मैं अपनी छोटी छोटी बाहें तुम्हारे गले में डाल दूं। यदि मैं ये भूल कर भी लूं तो मुझे विश्वास है लगातार झुके रहने पर जब तुम थक जाओगे तब बिना कुछ विचारे तुम सीधा तन जाओगे। तब तुम बिना कुछ विचारे तुम कीजिए बीच में। नहीं, मेरी तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं जानता हूं, खूब पहचानता हूं, तुम्हारी निगाहों में छुपी तुम्हारी अपनी ऊंचाई और मेरा बौनापन। आज जो तुम मेरी ओर झुक रहे हो, चाहते हो मैं अपनी छोटी छोटी बाहें तुम्हारे गले में डाल दूं।
यदि मैं ये भूल कर भी लूं तो मुझे विश्वास है लगातार झुके रहने पर जब तुम थक जाओगे तब बिना कुछ विचारे तुम सीधा तन जाओगे। तुम अपनी पूरी पैसे वाली लखपति कमीनी अकड़ के साथ तुम्हें यह भी याद नहीं रहेगा कि तुमने एक दोस्त को उसकी गलबहियों के साथ हवा में लटका दिया है और उसकी बाहों के जोड़ खुल जाने की स्थिति में जा पहुंचे। फिलहाल मेरी तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं बराबर परख रहा हूं, पूरी सजगता से तुम्हारी निगाहों के तराजू को। मुझे निरंतर रहेगी प्रतीक्षा दोनों पलड़ों के बराबर आने की। तब मुझे तुमसे किसी तरह का कोई भय नहीं लगेगा। तुम तब आम आदमी बन चुकोगे मेरी तरह। तुम तब आम आदमी बन चुकोगे मेरी तरह। मैं समय देख रहा था कि मैं कितना लिया है। अनिल शर्मा जी नमस्कार। लखन अनजान जी नमस्कार। मैं थोड़ा सा बढ़ रहा हूं अपनी और रचनाओं के साथ। एक बड़ी मजेदार कविता है, गली का मोड़। और ये वास्तविकता है, एक प्रेमी प्रेमिका, मेरा मकान क्योंकि गली के अंत में था तो वह उनकी मिलन स्थली था, तो मैंने तभी ये रचना लिखी। ये मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, थोड़ा रस परिवर्तन भी होगा। मैं जहां रहता हूं वह गली का सुनसान मोड़ है। साधना, आवाज कम। मैं जहां रहता हूं, आवाज कम करो। मैं जहां रहता हूं, हाँ जी सुनिए, गली का मोड़। मैं जहां रहता हूं वह गली का सुनसान मोड़ है। इस बात को महसूस मैंने तब किया, देखा जब अचानक घर से निकलते ही एक जोड़े को बतियाते। मैं जहां रहता हूं वह गली का सुनसान मोड़ है। इस बात को महसूस मैंने तब किया, देखा जब अचानक घर से निकलते ही एक जोड़े को बतियाते।